नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव, बीटीसी स्टडी हब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से जो है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो गणित का है उसका जो है रिवीजन स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या बैक पेपर वाले हो, सबका जो है पेपर जो है अब आने वाले जो भी मंथ में है, शायद जहाँ तक उम्मीद है सितंबर में पेपर करा दिया जाएगा। तो अभी तो हालांकि डेट नहीं है, तो आप लोगों के पास कम समय भी बचा है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी करनी है। तो उस हिसाब से मैं जो है आप लोग पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि आप लोग तैयारी कर चुके थे पहले से ही। बस एंड जो पेपर होने ही वाला था कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो कुछ तैयारियां हो गई होंगी, लेकिन कुछ लोग हैं भूल गए होंगे। तो उस हिसाब से जो है फटाफट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में आप ज़्यादा नहीं फंसेंगे। बस आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करते चले जाना है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न उठते हैं, वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोगों को वहाँ पर ध्यान देना। बाकी के जितने भी सारे मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा, आप बस उतना ही अभ्यास करके जाइएगा। मैं एक समझ लीजिए कि आपका 20 प्लस रहेगा, या जो बहुत ही कमज़ोर है उनका समझ लीजिए बैक नहीं लगेगा। बस इतना जरूर करिएगा कि जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन को नोट करके आप स्वयं लगाने का प्रयास भी करिए, और नोट करके रखे रहेंगे। बस वही रिवीजन करके चले जाइए, बस वहाँ से बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आज का जो रिवीजन का जो पहला क्लास है, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले क्लास की जब बात की जाती है, जब पहले क्लास की बात की जाती है, तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो आता है, सबसे जो लगभग इजी भी सभी लोग कहते हैं, इजी भी है, वो है संख्या पद्धति। तो दोस्तों संख्या पद्धति में हालांकि जो है संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन कौन से प्रश्न आते हैं वो जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानते होंगे, ये तो जो है सेकंड सेमेस्टर का मेरा वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सभी को बताया है मैंने। तो एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर सबको देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या कौन होती है? प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक, जब पूर्णांक में हम, या एक तरीके से क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में हम जब निगेटिव संख्याओं को भी ऐड कर लिया जाता है, नेगेटिव संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है, तो क्या कहलाता है? पूर्णांक हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर ये सामने आता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्णांक तो कहलाएंगे, लेकिन प्रत्येक जो है पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाएगा नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि एक से लेके यहाँ तक तो प्राकृतिक संख्या, लेकिन अब जीरो आ गया तो जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, तो जीरो तो प्राकृतिक संख्या हुई नहीं। तो क्वेश्चन यही बन गया आपका। एक नंबर देखिए, एक क्वेश्चन यही आ गया कि जीरो कौन सी संख्या, प्राकृतिक या पूर्ण है, इनमें में से कोई नहीं। इस तरीके से बन के आ जाता है, तो उसमें क्या होगा? वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी कभी कथन के रूप में आ जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। और सम विषम के बारे में आप लोग जानते हैं, जो दो से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, जो दो से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है भाज्य और अभाज्य की, जो यहाँ से चाहे वो कंपटीशन हो और चाहे आपका ये डीएलएड का एग्जाम हो, फर्स्ट सेमेस्टर चाहे सेकंड सेमेस्टर, दोनों में भाज्य और अभाज्य से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक नंबर तो फिक्स ही रहता है, पूछे जाएंगे, चाहे जैसे पूछे जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यदि इसका कॉन्सेप्ट जो समझ लीजिए कि भाज्य कौन सी संख्या होती है और अभाज्य कौन सी संख्या होती है। पहले अभाज्य समझ लीजिए। तो अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर, किसको? एक और स्वयं, स्वयं मतलब वही खुद संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे दो, दो जो है एक से डिवाइड हो जाएगा और दो से डिवाइड होगा, यही दो है तो एक हो गया, और ये संख्या स्वयं हो गई। इसके सिवाय और किसी संख्या से डिवाइड ना हो, वहां वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। वही थोड़ा सा इसी में और बढ़ा दें, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी? कौन सी संख्या कहलाएगी इसमें दोस्तों? भाज्य संख्या। जैसे चार हो गया, दो के सिवाय चार से भी कट जाएगा ये, तो एक और दो स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या आ गई ना इसमें, दो, तो ये कौन सी संख्या होगी दोस्तों? भाज्य संख्या होगी। तो आप लोग बस यही इतना थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाओ, क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। और एक और स्वयं कर किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। दोस्तों क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। फिर परिमेय संख्या,
ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, परमीय संख्या कहलाती है, और जिसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, अपरमीय संख्या कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर बात आती है यहाँ पर, तो देखिए जो है वो प्रश्न बार बार पूछा जाता है अनुवर्ती से और पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती और थोड़ा सा पूर्ववर्ती क्या होता है उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए अनुवर्ती और एक और शब्द आता है उत्तरवर्ती। कंफ्यूज मत होइएगा, अनुवर्ती और एक उत्तरवर्ती संख्या आती है। तो किसी संख्या में ठीक उसके आगे वाली, जैसे कोई संख्या है 14 मान लेते हैं, ठीक है, इसी में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? अनुवर्ती मतलब आगे, अपूर्व मतलब पहले। किसी संख्या के पहले जो संख्या कहलाएगी क्या? पूर्ववर्ती संख्या, अर्थात उसमें -1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमें? पूर्ववर्ती मिल जाएगी। जैसे 14 में -1 करेंगे 13, तो 13 जो है उसकी पूर्ववर्ती संख्या है। यहाँ पर 13 जो है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या है, और 15 यहाँ पर क्या है? उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना? यहीं से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं अभी मैं बताऊंगा। देखिए तो इस तरीके से क्या हो गया? अनुवर्ती ठीक आगे वाली संख्या जो उसके आगे जो मिलता है, और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले, किसी संख्या के पहले जो आता है। पहले जैसे 14 के पहले क्या आएगा? 13 आएगा ना, और उसके बाद क्या आएगा? 14 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? जो 15 आएगा वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। और उससे पहले जो है 13 है वो क्या कहलाएगी? उसकी क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और संख्या आती है शाहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बार बार कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि शाहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कौन सी होती है? तो कोई भी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, कोई भी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, शाहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 और 2, सिंपल सी बात है, एक सम ले लीजिए, विषम ले लीजिए, तुरंत वो आपका क्या निकल जाएगा? शाहभाज्य संख्या निकल जाएगी। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, ये भी शाहभाज्य संख्या हो गई। एक भाज्य ले लीजिए और एक अभाज्य ले लीजिए, वो भी एक शाहभाज्य संख्या मिल जाएगी। जैसे 5 ले लिया मैंने और 9 ले लिया, ये भी क्या होंगे? शाहभाज्य संख्याएं होंगी। तो कोई भी ऐसी दो संख्याएं का जोड़ा जिनका मासा क्या हो? 1 हो। देखिए मासा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकल पाएगा, एक संख्या का मासा कैसे निकालोगे? तो वही चीज है, मासा में उसको क्लियर से बताया जाएगा, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर क्या है कि 5 और 9 क्या हो गए? शाहभाज्य संख्या। इनका जो मासा निकालेंगे उसका मासा क्या आएगा? 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या आता है? एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। अब बताइए क्यों? मैंने एक परिभाषा बताया भाज्य भाज्य की, एक और स्वयं, एक और स्वयं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा में यही है, एक और स्वयं। अब देखिए एक है ना, एक यही है और यही स्वयं है, तो एक ही एलिमेंट इसमें हुआ ना। तो अब ये बताइए, ना तो भाज्य में रह गया ना भाज्य में रह गया, और अभाज्य में क्या कह रहा था? एक और स्वयं होना चाहिए, और यहाँ पर एक वही है और वही स्वयं वही है, स्वयं खुद ही है वही। जैसे ईश्वर पूर्ण ब्रह्म है तो वैसे यही ये भी है भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक वही हो गया, तो यहाँ पर ना ये भाज्य हुआ और ना ही अभाज्य में आएगा। भाज्य में होने के लिए एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से करना चाहिए था। अभाज्य में एक और स्वयं होना चाहिए, और ये क्या है? केवल एक ही है और वही स्वयं है। तो इस हिसाब से क्या होगी? ना तो ये भाज्य और ये ना तो अभाज्य। ठीक, अब बात आती है सबसे छोटी शून्यतर। सबसे छोटी शून्यतर, शून्यतर का मतलब होता है दोस्तों कि शून्य के अतिरिक्त, यहाँ पर शून्य के अतिरिक्त अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 2, और इसी को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? सम है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों में कि जो है 2 है वो सम है तो इसका मतलब भाज्य है, लेकिन प्रत्येक जो है सम संख्या भाज्य नहीं होती, खासकर 2 को छोड़, 2 के छोड़ के सारी की सारी जितनी भी सम संख्या है सब भाज्य हैं, लेकिन 2 को छोड़कर बाकी सारी की सारी संख्या क्या है? भाज्य हैं। तो यहाँ पर जब सबसे छोटी जो है शून्यतर अभाज्य संख्या की जब बात की जाएगी 2 होगा। 1 मत लिखिएगा, ऐसे 1 दे देगा, 2 दे देगा, 0 दे देगा और 3 दे देगा। अब यहीं पर बता दीजिए सबसे छोटी शून्यतर संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। शून्य के अतिरिक्त शून्य तो हमें लेना नहीं है। 3 क्या हो गई? 3 क्या हो गई? इससे 2 से बड़ी होगी ना, तो अब क्या होगी? 2 ही सबसे छोटी होगा, और 1 तो हम लेंगे नहीं। 1 को क्या करेंगे? 1 को ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो अब बचा क्या? 2 और 3। तो 2 और 3 में सबसे छोटी क्या है? 2 ही है। तो सबसे छोटी शून्यतर अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों?
2। अब वहीं पर पूछ लिया जाता है सबसे छोटी शून्यतर समअभाज्य संख्या। सबसे छोटी शून्यतर समअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर वहीं अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी शून्यतर विषम अभाज्य संख्या। कौन सी? विषम अभाज्य संख्या। तो वहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यदि अब जब पूछ लिया जाता है, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए क्या होता है दोस्तों। सबसे छोटी भाज्य संख्या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इसी में बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो आप एक खुद देखिए, एक तो ना भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता, कैंसिल हो गया, बचता क्या है? 2। ये तो क्या हो गया? अभाज्य हो गया। अब भाज्य की बात आती है तो 4 आएगा पहले कि 6 आएगा? 4 आएगा ना। वैसे भी देख लीजिए 1 2, तो 1 तो किसी में नहीं रहता, निल होता है। 2 क्या होता है? ये भी अभाज्य होता है। 3 ये भी अभाज्य होता है। उसके बाद क्या आता है? 4 ये क्या होता है? भाज्य होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? 4 होगी। मेरे ख्याल से भाज्य अभाज्य से यही प्रश्न आते हैं और एक जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं इसको देख लीजिए। हाँ, एक देखिए यहाँ पर परमीय संख्या के बारे में 2 चीजें कही गई हैं। इसको आप जो है गांठ बांध के कहीं रख लीजिए, क्योंकि यही हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमेशा क्या दे देगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमीय संख्या नहीं है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमीय संख्या नहीं है? और ऑप्शन में दे देगा 0, 1/2, 0.04 और दे देगा 5, √5। अब देखिए, अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस विकल्प में 2 अपरमेय संख्या आ गई। क्या होगी? 2 अपरमेय संख्या, यानी 5 भी अपरमेय संख्या होगी और 0 भी अपरमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? 0 क्या होती है? परमीय संख्या, क्योंकि 0 उसको 1 लिख सकते हैं। और फिलहाल अगर इसको डिस्क्राइब में और जानना है तो आप जो है मेरा पिछला वीडियो जो सेकंड सेमेस्टर में है वहाँ पर परमीय और परमीय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। वहाँ पर जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो वहाँ पर ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो PYQ के रूप में हो गया। तो ये 0 क्या हो गई? ये परमीय संख्या हो गई। तो अपरमीय संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? √5। ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा आप घुमा दिया जाता है। घुमा दिया जाता है कैसे? जैसे पाई एक अपरमीय संख्या है, कोई भी प्रतीक हो गया या चिन्ह हो गया वो हमेशा क्या होगा? हमेशा अपरमीय संख्या होगी। जैसे ई भी आ जाता, वो क्या हो जाएगा? अपरमीय संख्या में जोड़ा जाएगा। किसमें जोड़ा जाएगा दोस्तों? अपरमीय संख्या में जोड़ा जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। 0 एक परमीय होता है और पाई एक अपरमीय संख्या होती है। और एक चीज ये इसको याद जरूर रखिएगा कि सबसे छोटी शून्यतर अभाज्य संख्या क्या है? तो है 2। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात आती है, देखिए मैंने इसको क्यों लिखा है। हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको क्या है, इसका लिखने के पीछे ये उद्देश्य है कि इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे कैसे जाते हैं? यदि आप जो है प्रीवियस ईयर का यदि प्रश्न देखें आप, तो उसमें पूछा गया है 80 और 90 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या है। विकल्प में दिया हुआ था, कुछ विकल्प दिया हुआ था इस तरीके से 81 और 82, 83 और 87, 83 और 89 और 89 और 87, इस तरीके से दे दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए इसमें कौन से अपरमीय अभाज्य संख्या हो सकती हैं। तो आप इसमें से देख लीजिए कोई एक जोड़ा मिलाइए, अगर वो दोनों को, हालांकि दोनों होना चाहिए अभाज्य। तो 81 तो भाज्य है, तो ये तो विकल्प होगा नहीं। 87 यहाँ पर देखिए किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचता क्या है? यही। तो आप जब जाने रहेंगे कि 80 और 90 के बीच में कौन से संख्या अपरमीय बार हो गया है, कौन से अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा दोस्तों? 83 और 89 ऐसे पूछ सकता है। 60 से 70 के बीच में या 70 से 80 के बीच में कौन सी, जैसे यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देगा, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 71, 73 और 79 ये तीनों संख्या क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं। ऐसे 60 के बीच में 2 ही हैं, कौन सी? 61 और 67। अब इसका देखिए, इसका फायदा और एक होता है, इसका फायदा एक और होता है। वो फायदा ये होता है कि जो है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बन भी सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग
अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा या योगफल क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी जोड़ लीजिए 1 से लेके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यही चारों हैं। कौन कौन सी, 2 + 3 + 5 + 7। ठीक है दोस्तों, चलिए जोड़ लेते हैं। 7 3 10 5 15 2 17। तो देखिए कितना आ गया इसका योगफल 17। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 30 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 30 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं तभी आप उसको लगा पाएंगे, अन्यथा फिर गलत कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, घर पर प्रैक्टिस भी करिए, रफ में अपना ये जो है इस पर आधारित स्वयं से प्रश्न बनाइए, स्वयं से करिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो दोस्तों मोटा मोटा जो हमें याद रखना है वो चीज़ यही है। अब हम लोग आते हैं जो भी अभ्यास प्रश्न है, अब हम लोग उस पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से अभ्यास प्रश्न होते हैं, कैसे कैसे आते हैं और किस तरीके से हमें उसको हल करना है। देखिए आने को सभी लोग लगा लेंगे, जो है प्रश्न को जो है वो सभी लोग लगा ले जाएंगे, लेकिन उसको लगाया कैसे जाएगा, उसको लिखा कैसे जाएगा, ये मायने रखता है। अब कंपटीशन में नहीं बैठे हैं कि क्या होता है उसको ट्रिक के माध्यम से आप हल कर दिए, लगा दिए, सवाल हो गया। नहीं, वैसे हमें नहीं हल करना है। जैसे हम लोग कक्षा 6 या 7 या 8 में माना कि ये चूंकि ये इसलिए ये, तो इस तरीके से हमें उसको हल करना पड़ेगा। तो इस चीज को हमें पूर्णतः ध्यान देना है। तो चलिए आज का जो है अभ्यास प्रश्न जो है प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। मोटा मोटा हम लोग का काम हो ही गया है। तो चलिए शुरुआत एक क्वेश्चन से मैंने कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए शुरू में कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, विकल्प में है 1 2 माइनस में लगाइएगा वो इसी का डैश है, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0। तो बताइए दोस्तों इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी। देखिए अब जब प्राकृतिक संख्या की जब बात करी जाती है तो उसमें शून्य सम्मिलित नहीं होता, तो जाहिर सी बात है शून्य तो होगा नहीं। जब शून्य नहीं होगा तो अब इसमें में से जो छोटी होगी वही हो जाएगी। तो क्या होगी ये, क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप परेशान मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगला जो आता है क्वेश्चन, हाँ, निम्न में से कौन सी परमीय संख्या नहीं है। विकल्प है नंबर 1 पाई, नंबर बी परमीय संख्या नहीं है। तो ये हो गया, और डी में इसको रख देते हैं इस तरीके से। चलिए दोस्तों देखिए इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी संख्या परमीय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या परमीय संख्या नहीं है, क्या ये परमीय संख्या है, क्या ये परमीय संख्या है। देखिए अब जब ये बात आ जाती है थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, नहीं है, अर्थात 3 की 3 संख्या क्या होंगी, परमीय संख्या होंगी, एक अपरमीय संख्या होगी, वही हमें ढूंढना है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए कि 22/7 जो है पाई का मान है तो ये भी अपरमीय संख्या नहीं, इसका जो भी मान रहेगा वो परमीय संख्या रहेगा, लेकिन जब वो प्रतीक के रूप में लिखा रहेगा तो अपरमीय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो विकल्प वाले प्रश्न है इसको मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ बना के उस पर हम इसको हल करा देंगे। हम लोग जो है थ्योरेटिकल जो है प्लस जो होता है उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन जब 3 की बात आती है तो अब बात आते हैं, देखिए स्थानीय मान और जातीय मान थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान
या वास्तविक मान। क्या होता है दोस्तों? जातीय या वास्तविक मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या में अंक का, कोई भी अंक है उसका क्या स्थान है, इकाई के स्थान पे, दहाई के या सैकड़े के स्थान पे है, वही उसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान। अर्थात जो है जैसे लिख दिया गया 3568 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 किस स्थान पर बैठा हुआ है वही उसका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान क्या होता है कि इसका जो वास्तविक होता है उसकी जात जो होती है, इसकी जात 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 नहीं होगी। ठीक है, तो वही उसका जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि वास्तविक मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, तो दोनों एक ही है। जातीय मतलब होता है उसी का वास्तविक मान 5 है तो उसका मान 5 ही होगा, 6 नहीं होगा। जब स्थानीय मान की बात होती है तो कोई भी अंक जो है किसी संख्या में कहाँ स्थित है वही उसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों। तो हमें क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है वहां पे देखिए, जैसे वहां पर लिखना है उस तरीके से मैं कर रहा हूं। यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 गुणे 1 बराबर 8। इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा 1000 होता है, और यहाँ ठीक है दोस्तों 1000 पे 1000 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा। अगला जब आएगा जैसे यहाँ पर 8 आ गया, तो यहाँ पर जो है 8 का जो स्थानीय मान हो गया, 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुणे 100 बराबर 800। ठीक है दोस्तों, ऐसे वहां पर हमें लिखना है, ऐसे नहीं ऐसे किए और डायरेक्ट 8 लिख दिए। तो हालांकि वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत माना जाएगा, लेकिन जो है सही से जो हमें जो लिखना चाहिए हमें इस तरीके से लिखना चाहिए वहां पे। ठीक है दोस्तों, और क्या करना? अब देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है कि 8 के दोनों स्थानीय मानों का योग क्या होगा। मैंने 8 के दोनों स्थानीय मान निकाल लिए। अब इसका यदि योग ज्ञात करना हो तो 8 के स्थानीय मानों का योग, 8 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा दोस्तों? 8 धन 800 कितना हो जाएगा? 808। ठीक है, अब इसी में एक और प्रश्न आ जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न से यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं, एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न बन रहे हैं। एक क्या होगा, केवल कहा दिया जाएगा स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है। फिर अगला क्या कहता है कि स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया। फिर अगला जो आता है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर, 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 792। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 3 तरीके के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बनता है, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है कि यहाँ पर पहले 8 के स्थानीय मान और दूसरे 8 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। पहले 8 के स्थानीय मान और दूसरे 8 के जातीय मान का अंतर कितना होता है। तो दोस्तों देखिए स्थानीय मान क्या पहले कितना आ जाएगा? 8 है, और इस 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 8। अंतर कितना आ गया? 0। अंतर कितना आ गया? 0। चलिए इसी में और क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कहा दिया गया 8 का स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। 8 का स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, और 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 9। तो अंतर अब देखिए, अंतर हमेशा छोटे या बड़े में से निकलता है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, छोटे बड़े में से अब यहाँ पर जो भी बड़ा रहेगा उसमें से हम घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतर का चिन्ह इस तरीके से होता है, वहाँ पर घटाना नहीं होता है। अंतर मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसको देखिए लगाएंगे कैसे हम लोग। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, इसी के आधार पर हम लोग देखिए। इससे जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप बैक जो है प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, इससे जो है प्रश्न आते ही आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लेते हैं हम लोग में 9 के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का योगफल तथा अंतर क्या होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 9 के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे हम, 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 बराबर 90, और 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, अब अंतर योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों, योगफल कितना आ जाएगा, 90 प्लस 6 बराबर 96। अंतर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 6 बराबर 84। ठीक है दोस्तों, तो मोटा मोटा स्थानीय मान से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, यही रहा, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। यहीं पर दे देगा स्थानीय मान ज्ञात कीजिए या जातीय मान ज्ञात कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, वो है दशमलव वाले में, उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे बनता है। दशमलव वाले में भी इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। तो दशमलव वाले में हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। दशमलव वाले में कभी कभी क्या हो जाता है, लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें कैसे बनता है दशमलव में। तो चलिए, कुछ नहीं है, दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्या पूछा जाता है उसमें, ये क्वेश्चन है। तो दोनों 5 के स्थानीय मानों का योगफल तथा अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते थे, इसमें सारे उसी में आ जाएंगे। पहला काम ये पूछ सकता है कि 5 के दोनों स्थानीय मान का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों 5 के स्थानीय मान देखिए कैसे ज्ञात होगा इसमें। अब देखिए बात दोस्तों, यहाँ पर जो है बात ये आती है, जब हम लोग इधर बढ़ते हैं तो 1, 10, 100 ऐसे चलता है, लेकिन जब दशमलव के इधर बढ़ते हैं तो 1/10 से शुरू होता है, ना कि 1/1 से शुरू होता है। इस चीज का ख्याल रखिए, 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, 1/1000वां भाग, 1/10,000वां भाग, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, यहाँ पर 1/100 हो जाएगा, और इसके आगे 1/1000 हो जाएगा, इसके आगे 1/10,000 हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। तो हमें जो है वहां पर थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। तो 5.56, 5 के दोनों स्थानीय मान, तो इसमें इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 5 गुणे 1/10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, तो कितना आ जाएगा, 5/10, या इसका मान आ जाएगा 0.5। फिर इस वाले स्थानीय इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए मैं वहां पर नहीं लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब क्या ज्ञात करना है, योगफल। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, योगफल। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दशमलव लगा के उधर चाहे जितना जीरो बढ़ाए, कुछ नहीं दिक्कत है। और ऐसा ही जो है लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही लिखा जाता है इसी तरीके से। तो ये हो गया 50 धन। यदि आप वैसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर ही सकते हैं, आप जो है इस तरीके से कर ही सकते हैं। आप इसको समझ लिए, 0.5 मतलब 50 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शून्य, ये 5 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव बढ़ा दिया मैंने इस तरीके से। तो ये आ गया इसका योगफल। हालांकि आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसमें जो है कुछ कमजोर लोग भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो अंतर की जब बात होती है तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लगा है ना दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा घटाने वाले में लोग कंफ्यूज गलती कर जाते हैं। देखिए घटाया कैसे जाएगा, यहाँ पर घटाया कैसे जाएगा,
तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 50.50 है, सॉरी इसी में से हमें घटाना है इसको 0.5 को। तो यहाँ पर शून्य है, यहाँ से एक आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब गया था तो यहाँ 10 हो गया था और 10 में से फिर एक यहाँ चला गया था तो यहाँ बचा कितना था 9। तो यहाँ पर 9 क्या कर लेंगे उतार लेंगे और एक इसमें से चला गया तो यहाँ बचा कितना 49। ठीक है, तो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका अंतर कितना आ जाएगा 49.5। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब जो है दशमलव से जो है अस्थायी मानों का जो ये क्वेश्चन है बस यहीं से आता है। अब जो है एक क्वेश्चन जो जहाँ से आना चाहिए वो और है, महत्वपूर्ण भी है। तो वो क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के आधार पर आता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के आधार पर आता है। वो कैसे आता है क्वेश्चन, तो क्या कहा जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्या होगा, क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको क्या देखिए, इसमें जो है दोनों क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है इसमें सब 3 अंकों की सबसे एक वही जो आता है अतलगोत्रीय 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, या 3 अंक। अभी और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी या बड़ी संख्या जो भी ले लीजिए, चलिए बड़ी ले लेते हैं हम लोग, बाद में घटाने का काम आएगा। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 999। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसमें से क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ठीक है दोस्तों क्या आ जाएगा 1099। ठीक है, अब बात आती है अंतर की। किसकी, अंतर की जब बात आती है कुछ नहीं करना है, ये था आपका योगफल, ये क्या था दोस्तों योगफल। अब क्या करना, अंतर, अंतर है तो 9900 में से 100 को क्या कर देना है घटा देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 899। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि यहाँ से जो है 3 अंकों के भी पूछ सकता है, 4 अंकों के भी पूछ सकता है, 5 अंकों का भी पूछ सकता है। तो परेशान होते हो, ऐसे ही क्वेश्चन को ऐसे वहाँ पर भी हल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंतर के बराबर योगफल बराबर इतना लिख दिया खटाक से, कुछ नहीं है। पूरा व्यवस्थित क्रम से लिखेंगे तभी आपको जो है फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया लिख दिए, जनरल का नोट सही था आपने, सही चलिए ठीक है नंबर मिल गया, लेकिन एग्जाम्पल का जो है मूड ना सही हो तब क्या करेंगे, तब तो फिर भाई वहाँ पर समस्या आपके लिए हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बैक आ गया, इतना लिखने के बावजूद भी क्यों आ जाता है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में लिख देंगे तो फिर बैक आना ही है ना। तो वहाँ पर हमें जो है शॉर्ट टर्म से बचना है और 1 घंटे के अंदर ऐसे व्यवस्थित करके लिखना है। टाइम मैनेजमेंट जब आप उसको पहले से अभ्यास किए रहेंगे तभी वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट किए रहेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने कभी पेपर दिया नहीं है 1 घंटे वाला, जो भी दिया 3 घंटे का पेपर दिए हैं। तो 1 घंटे में पेपर इधर मिला नहीं कि 1 घंटा पूरा हो जाता है, कब पूरा होगा पता नहीं चलता। तो हमें कोशिश यही करना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके उसको हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसी तरीके का बनता है। और जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसी आधार पर पूछा जाता है, इसी आधार पर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कहा दिया गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, क्या होगी।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग है बहुत ध्यान से या इसको आप अभ्यास करके खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब ऐसे नहीं पूछ आ गया विकल्प में आ गया कि इसका अनुवर्ती संख्या क्या होगा, लेकिन जब यदि अगला उत्तरी में पूछेगा तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। इसमें भी और थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको पहले समझिए आप क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। ठीक है दोस्तों, अब 999 का अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मतलब क्या होता है दोस्तों? +1। ठीक है, अनुवर्ती संख्या बराबर 999 बराबर 1000। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है। अब इसी में पूछ लेगा एक क्वेश्चन और है, बहुत ही फंसा देता है और है हालांकि सही बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या करता है फंसा देता है आपको। क्या होता है कि कह दिया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। जैसे यहाँ पर यही कह दिया गया अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या, चलो भाई अनुवर्तीय संख्या कह लो या पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसी में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या हो। तो अब इसमें 2 बार करना पड़ेगा, एक अनुवर्ती संख्या निकल गई, अब इसी का फिर अनुवर्ती संख्या निकल गई। कहने मतलब क्या कर देना उसी में, अब फिर 1000 का फिर निकाल देना है, 1000 का अनुवर्ती संख्या निकाल देना है हमें। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1000 में 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1001। ठीक है, यदि कहा दिया गया कि अनुवर्ती संख्या ना कह के पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है, पूर्ववर्ती संख्या। तो अब देखिए अब इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। पूरा ऐसे सिस्टमेटिक लिखना है दोस्तों इस तरीके, तो क्या आ जाएगी? फिर वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए दोस्तों आज का जो ये रहा ये मेन इंपॉर्टेंट रहा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन जो बन सकते थे अभी बनेंगे और भी हैं, हालांकि संख्या पद्धति में इतने क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों पर चर्चा की जाएगी, आप बताएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आपके लिए। देखिए जैसे यहाँ पर जो है आपका ये इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करके देखे जाइए, जिससे जो है आपको एक आइडिया मिल जाए। तो एक इम्पोर्टेंट ये हो गया, और एक मैंने जो कराया है इससे पहले क्या स्थानीय मान और जातीय मान वाला, वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से पूछ लिया जाता है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका जातीय मान क्या होगा। बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है और अतिलघुत्तरीय में भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आपका आज मिला जुला के कुल मिला जुला के यदि कहा जाए 2 से 3 नंबर आज जो है कवर हो जाएंगे। ये जो है इन दोनों से पूछा जाएगा, एक जो स्थानीय मान से आ जाएगा और एक इससे आ जाएगा। तो आपका कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों? 2, और एक भाज्य से आता ही आता है, चाहे परमीय अपरमीय चाहे भाज्य। कुल मिला जुला के कितने नंबर आज कवर हो गए? 3। तो और भी इसमें बहुत सारे आज हम लोग इसको जो है संख्या पद्धति में मान के चलिए 2-3 वीडियो और पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको करना हमें बहुत जरूरी भी है। तो आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं या मैंने जो भी बोले हैं, आप लोग उसको जो है वीडियो रोक के उसको स्पष्ट से सुन के उसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आप बस वही उतना आप दोहरा के चले जाएंगे आपके लिए काफ़ी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, सभी लोग उसको नोट करते जरूर रहिएगा। तो आज के वीडियो कैसा लगा दोस्तों? शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।